हेलो एवरीवन। इन द लास्ट वीडियो हमने देखा कि G20 का स्ट्रक्चर क्या है और उसका वर्किंग क्या है। आज की वीडियो में हम समझेंगे कुछ इंपॉर्टेंट आउटकम्स अबाउट द G20 मीटिंग जो लास्ट ईयर इंडिया में हुआ था। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मीटिंग G20 का मीटिंग रहा और इसके कुछ बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंट आउटकम्स निकले। तो उसमें से हम इस वीडियो में दो इंपॉर्टेंट आउटकम्स पे डिस्कस करेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है आपका IMEC द इंडियन मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और दूसरा है आपका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ये दोनों टॉपिक्स पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो उससे पहले हम समझते हैं कि इस साल जो इंडिया में G20 ऑर्गेनाइज किया गया ये इतना सिग्निफिकेंट क्यों है। इससे पहले इंडोनेशिया में ऑर्गेनाइज किया गया था आपका G20 जहां पे बाली डिक्लेरेशन के साथ वो समिट आपका कंक्लूड हुआ था और इंडियन G20 समिट था ये न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन के साथ इसे कंक्लूड किया गया। अब ये जो बाली डिक्लेरेशन है उससे बेटर क्यों है न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन, क्योंकि बाली डिक्लेरेशन में यूनानिमस कंक्लूजन नहीं निकला था। जैसे कि अगर आप रशिया यूक्रेन वॉर की बात करें तो वहां पे जो कंट्रीज थी ऑल्दो उन्होंने कंडेम किया था इस वॉर को, बट सारी कंट्रीज ने नहीं किया था। लाइक इंडिया जैसी कंट्री ने ये वर्ड वॉर यूज नहीं किया था या कंडेम नहीं किया था। बट इस बार की जो न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन है इसमें ज्यादातर जो भी इश्यूज रहे हैं उस पर एक यूनानिमस अग्रीमेंट हुआ, चाहे वो रशिया यूक्रेन वॉर हो या फिर आपका जियोपॉलिटिकल या डेवलपमेंटल इश्यूज हो, उस पर एक यूनानिमस इस बार एग्रीमेंट हुआ सारी कंट्रीज के बीच में, इसलिए दिल्ली डिक्लेरेशन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट जो आउटकम था, फर्स्ट इंपॉर्टेंट आउटकम जिसका नाम है IMEC इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो समझते हैं ये क्या है। तो इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर बेसिकली नाम से ही क्लैरिटी है कि इट इज एन इकोनॉमिक कॉरिडोर। ये कनेक्ट करेगा इंडिया को वेस्ट एशिया या जो अरब रीजन है और यूरोप को, ये डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। तो कौन कौन सी कंट्रीज ने मिलकर इसे लॉन्च किया है? इंडिया, USA, सऊदी अरब, EU, UAE, फ्रांस, जर्मनी एंड इटली। दीज आर द मेजर कंट्रीज। इसमें और भी कंट्रीज हैं इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर, बट दीज आर द मेजर कंट्रीज जिन्होंने लॉन्च किया था IMEC को। अब ये जो प्रोजेक्ट है इट इज पार्ट ऑफ योर PGII जिसे G7 ग्रुप ने इस्टेब्लिश किया था 2022 में। PGII क्या है? इट इज पार्टनरशिप ग्रुप फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट। ऐसा एक बनाया गया था ग्रुप और ये बनाया गया था बेसिकली एज अ काउंटर टू चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो बेल्ट और रोड इनिशिएटिव चाइना का एक फ्लैगशिप जो भी कह सकते हैं एक प्रोजेक्ट है जिसमें कि बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत सारी कंट्रीज, मोर देन 100 कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इट। तो वेस्टर्न कंट्रीज ने उसे काउंटर करने के लिए एक PGII नाम का स्टार्ट किया था एक प्रोजेक्ट जिसमें कि वो क्या करेंगी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को फंड करेंगी, फाइनेंस करेंगे इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये बनाया गया था ताकि चाइना का जो डेट ट्रैप डिप्लोमेसी है उसको काउंटर करने के लिए ये बनाया गया था। इससे पहले एक और ग्रुप थी जिसका इससे पहले PGII का नाम था बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड, BBBW आपका, जो कि ब्लू डॉट नेटवर्क एक ग्रुप है उसके बेसिस पे बनाया गया था। ठीक है, तो बहुत सारी इसकी क्रोनोलॉजी अगर आप देखें तो सबसे पहले ब्लू डॉट नेटवर्क था, उसके बाद बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड बनाया गया, उसको रीनेम करके PGII कर दिया गया और अभी जो IMEC लॉन्च किया गया है इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, दिस इज अ पार्ट ऑफ PGII। ठीक है, और इसलिए दिस इज बेस्ड ऑन योर ब्लू डॉट नेटवर्क। ठीक है, अब ये एक इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये बेसिकली कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेगा इंडिया, आपका वेस्ट एशिया, अरब रीजन और यूरोप को। ठीक है, अब इसे माना जा रहा है एज एन अल्टरनेटिव टू चाइनीज BRI और ऐसा भी एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिस इज बेटर देन चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, क्योंकि एक डिसेंट्रलाइज्ड प्रोजेक्ट है। वहां जहां एक तरफ जो चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके कारण काफी ज्यादा कंट्री जो है वो डेट में ट्रैप हो चुके हैं, वो चाइनीज कंट्रोल्ड है। बट ये जो आपका IMEC है यहाँ सारी कंट्रीज दे आर इक्वल स्टेक होल्डर इन दिस प्रोजेक्ट, तो ये ज्यादा डिसेंट्रलाइज्ड है। उसके बाद अगर हम इसकी स्ट्रक्चर की बात करें कि ये प्रोजेक्ट है क्या, तो इसे दो पार्ट में हम समझ सकते हैं मैप के थ्रू। तो सबसे पहला आपका ईस्टर्न कॉरिडोर और दूसरा आपका नॉर्दर्न कॉरिडोर। तो दिस इज द ईस्टर्न कॉरिडोर जो कि आपका मुंबई से UAE का जाबेल अली जो पोर्ट है उसको कनेक्ट करेगा। एंड देन वी हैव द आपका नॉर्दर्न कॉरिडोर जो कि आपका UAE का जाबेल अली पोर्ट से ग्रीस के पिरायस पोर्ट तक जाता है। ठीक है, तो अगर हम देखें तो ये जो आपका पूरा प्रोजेक्ट है इसमें शिप, रेलवेज, रोड्स तीनों का एमैल्गमेशन है। तो पहले हम शिपिंग रूट भी यूज करेंगे, फिर आपका UAE से इजराइल के हाइफा पोर्ट तक जो जाएंगे वो रेलवे के थ्रू जाएंगे और फिर वापस से मेडिटेरेनियन में हम शिप्स का यूज करेंगे। तो ये एक आपका कह सकते हैं कि मल्टी मोड प्रोजेक्ट है जहां पे आपका वाटरवे, रेलवे और रोडवेज तीनों को यूज किया जाएगा। ये कुछ इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं जो कि इस प्रोजेक्ट का पार्ट है। आप इसको देख सकते हैं मैप पे, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं UPSC में, पोर्ट्स लोकेशन किससे रिलेटेड क्वेश्चन। तो इंडिया का जैसे मुंबई पोर्ट इसका पार्ट है, जाबेल अली, सऊदी अरब में रियाद एक पॉइंट है इसमें इंपॉर्टेंट, UAE का अल गुवाइफत, तो ये सब पोर्ट है और यहाँ पे हाइफा है इजराइल का, एंड देन ग्रीस इज पिरायस।
तो ये आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट होने वाला है। हालांकि कुछ इश्यूज भी है इसमें, इस प्रोजेक्ट में, जैसे कि टर्की को इस प्रोजेक्ट से बाहर रखा गया है एंड टर्की ने इसे ऑब्जेक्ट भी किया है, इस पर ऑब्जेक्शन भी खड़ा किया है दैट द ग्रुप हैज़ बाईपास टर्की। अब टर्की का टर्की का इशू ये है कि टर्की एंड ग्रीस आर एक्चुअली एडवर्सरी इन दिस रीजन। टर्की और ग्रीस के काफ़ी पुराने टाइम से ही जो आपका जो मेडिटेरेनियन रीजन है उसमें आपका इशू चल रहा है, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ठीक है। और साथ ही एक आपका डार्डेनेलिस स्ट्रेट भी है आपका, ठीक है, उससे रिलेटेड भी इशू चल रहा है आपका ग्रीस और टर्की के बीच में। तो ग्रीस का जो पिरायस पोर्ट है वो पार्ट है आपका आईएमईसी का, बट टर्की इज नॉट अ पार्ट ऑफ आईएमईसी। तो टर्की को ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा वो इनसर्कल ना हो जाए, ऐसा कोई इनसर्कलमेंट ना हो उसका, तो इसलिए वो इस प्रोजेक्ट को अपोज कर रहा है। और इसको अपोज करते हुए उसने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया, एक अपना भी एक उसने इकोनॉमिक प्रोजेक्ट लॉन्च किया, कॉरिडोर, जिसको उसने नाम दिया है इराक डेवलपमेंट रोड, जो कि टर्की, इराक और आपका यूएई इन तीन कंट्रीज को कनेक्ट करेगा, ठीक है। तो ये एक इशू है। उसके अलावा टर्की का ये भी कहना है कि ये जो आपका कॉरिडोर है ये डिस्प्यूटेड वाटर से क्रॉस कर रहा है। मेडिटेरेनियन में कुछ रीजन है, कुछ आइलैंड से जो डिस्प्यूटेड है टर्की और ग्रीस के बीच में। तो टर्की का कहना है कि इंडिया, जैसे कि इंडिया अपोज करता है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को, सीपेक जैसे, सीपेक जो है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, तो वो पीओके से टॉस करता है, तो उसका इंडिया ऑब्जेक्ट करता है। तो इसी बेसिस पे टर्की का भी कहना है कि ये जो कॉरिडोर है ये डिस्प्यूटेड वाटर से क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए टर्की ने भी ऑब्जेक्शन किया है। तो ये कुछ इश्यूज है। अब हम अगर बात करें एडवांटेज की कि आईएमईसी का एडवांटेज क्या है, तो सबसे बड़ा एडवांटेज है कि ये डायरेक्ट हम इंडिया को कनेक्ट करेगा यूरोप से। तो जो ट्रेड है नाउ इट विल बी 40 टाइम्स फास्टर जो पहले होता था। पहले हम जो जाते थे वो आपका पर्शियन गल्फ से होकर के देन हम रशिया जाते थे, एंड रशिया से फिर यूरोप जाते थे। हमारा एक और इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था इस रीजन में, INSTC, जो कि इंडिया से चाबहार पोर्ट जो है ईरान में, वहां से फिर वो रशिया की तरफ जाता था। बट ये प्रोजेक्ट सिंस ईरान पे काफी ज्यादा सैंक्शंस वगैरह लगा दिए गए, तो तब से ये प्रोजेक्ट जो है वो स्लो डाउन हो चुका है, उतना ज्यादा डेवलपमेंट हुआ नहीं है इस प्रोजेक्ट पे। तो अभी ये जो आपका IMEC है, इट इज अ बेटर अल्टरनेटिव। अब ये अगर ये कॉरिडोर डेवलप हो जाता है, इस पे काम चल रहा है काफी तेजी से, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारी चीजें को बूस्ट मिलेगा। हम जो है इकोनॉमिक हब से बेटर कनेक्टेड हो पाएंगे, तो इससे इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इकोनॉमिक आपका ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा, फूड सिक्योरिटी भी जो है वो भी आपका, उसको भी बूस्ट मिलेगा, ताकि ट्रेड जो है वो फ्रीली आपका हो पाए, सप्लाई चेन जो है वो स्ट्रांग होगा, तो जिससे फूड सिक्योरिटी भी बनी हुई रहेगी, ठीक है। तो ये सारे हैं एडवांटेजेस ऑफ IMEC। तो ये हमने देखा कि इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर क्या है, इसके कुछ फैक्ट्स आपको याद रखने हैं, लाइक पोर्ट्स वगैरह, मैप वगैरह देखना है आपको, ठीक है। हाँ, एक और चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक और इशू है कि जो पिरायस पोर्ट है ग्रीस का, ये जो है इट इज एक्चुअली कंट्रोल्ड बाय अ चाइनीज कंपनी जिसका नाम है कॉस्को। तो कॉस्को मेजॉरिटी स्टेक जो है इस पोर्ट का वो कॉस्को ओन करती है, तो दिस कुड ऑल्सो बी एन इशू, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि बायोफ्यूल्स होते क्या है। बेसिकली बायोफ्यूल्स वैसे फ्यूल्स होते हैं जो बायोमास से जनरेट किए जाते हैं या बायो वेस्ट से जनरेट किए जाते हैं। अब वो वेस्ट एनिमल वेस्ट हो सकता है, प्लांट वेस्ट हो सकता है, तो वैसे वेस्ट प्रोडक्ट से हम जो फ्यूल जनरेट करते हैं उसे हम लोग बायोफ्यूल कहते हैं। अभी रिसेंट टाइम से बायोफ्यूल का डिमांड काफी ज्यादा बढ़ गया, और ज्यादातर ये डिमांड जो है इमर्जिंग कंट्रीज जो है उनके तरफ से ये देखा गया है, लाइक इंडिया हो गया आपका, इंडोनेशिया, ब्राजील, ऐसे कंट्रीज जो है इन कंट्रीज में ज्यादा डिमांड बढ़ी है रिसेंट टाइम्स में बायोफ्यूल से। अब बायोफ्यूल का क्यों इतनी जरूरत पड़ रही है, क्यों इतना डिमांड है, तो सबसे पहला एडवांटेज ये है कि बायोफ्यूल इज कार्बन न्यूट्रल। कार्बन न्यूट्रल का मतलब ये है कि अब ऐसा नहीं है कि बायोफ्यूल अगर आप यूज करते हो तो इमिशन नहीं होता, इमिशन होता है, बट वो इमिशन को वापस से अगर आप जब ग्रो करते हो तो वो इमिशन वापस से क्रॉप के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। तो यहाँ पे जो भी कार्बन रिलीज हो रहा है वो वापस से एब्जॉर्ब कर दिया जा रहा है, तो इसलिए इसे कार्बन न्यूट्रल फ्यूल कहा जाता है, इसलिए इसका डिमांड भी ज्यादा है। साथ ही जो फ्यूल इंपोर्ट जो करते हैं कंट्रीज वो कम हो जाएगी, तो इसलिए इस फ्यूल का काफी ज्यादा डिमांड रिसेंट ईयर्स में बढ़ गया है। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में जो है इस बार ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस भी लॉन्च किया गया था ऑन द साइड लाइन ऑफ G20। अब ये G20 का डायरेक्ट एक ऐसा नहीं कि G20 के कंट्रीज ने मिलकर के इसे लॉन्च किया है, G20 के साइड लाइन में इसे लॉन्च किया गया। इसमें कुछ ऐसे कंट्रीज भी है जो G20 का पार्ट नहीं है, वो हम देखेंगे अभी। अब हम बायोफ्यूल की बात करें तो दो तरह के बायोफ्यूल होते हैं, बायो इथेनॉल होता है और बायोडीजल होता है। तो डिफरेंस ये है कि किस प्रोडक्ट से बनाया जा रहा है, लाइक शुगर केन या मेज, इन सब से जो बनाया जाता है, इस प्रोसेस को आपका फर्मेंटेशन कहते हैं। तो इस प्रोसेस से आपका बायो इथेनॉल बनता है। वही बायोडीजल बनाने के लिए यू नीड ऑयल्स या फैटी एसिड्स, ये सब चीजों से बायोडीजल बनाया जाता है। ट्रांसस्टेरिफिकेशन एक प्रोसेस होता है, उससे बनाया जाता है। तो बेसिकली रॉ मटेरियल का डिफरेंस है बायो इथेनॉल और बायोडीजल में, ठीक है।
अब बायोफ्यूल अलायंस जो है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट बॉडी है अगर हम क्लाइमेट चेंज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, क्योंकि इसमें जितने भी मेजर प्रोड्यूसर और कंज्यूमर है बायोफ्यूल्स के, वो सारे कंट्रीज यहाँ पे एक साथ आकर के इन्होंने ये लॉन्च किया है। अब इसमें कुछ ऐसे कंट्रीज भी हैं जो G20 का पार्ट नहीं है, लाइक बांग्लादेश, फिलीपींस, मॉरिशस। तो ये कंट्री G20 का पार्ट नहीं है, बट दे आर पार्ट ऑफ ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस में सारे G20 का मेंबर है, तो ये गलत हो जाएगा। देयर आर अदर मेंबर्स एज वेल, ठीक है। इसमें टोटल 19 कंट्रीज हैं और 12 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन इसका पार्ट है। तो हमने देखा कि जो भी मेजर प्रोड्यूसर है और कंज्यूमर है बायोफ्यूल का, वो सारे ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस का पार्ट है। अगर अभी के टाइम में हम मेजर प्रोड्यूसर की बात करें, बायो इथेनॉल की बात करें, तो जो आपका यूएसए और ब्राजील है, ये दोनों कंट्री मिलकर दे आर प्रोड्यूसिंग अराउंड 80% ऑफ ग्लोबल इथेनॉल, ठीक है। इंडिया इज नाउ द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ इथेनॉल। तो इंडिया को इससे क्या फायदा मिलेगा? तो अपना इंडिया का टारगेट है आपका E20 टारगेट, 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग बाई 2025-26, ठीक है। इससे पहले 10% का टारगेट था जो हमने फुलफिल कर लिया। अब हमारा टारगेट है 20% का। तो ये टारगेट फुलफिल करने में हमारा हेल्प करेगा। साथ ही इंपोर्ट पे जो हम डिपेंडेंट है फ्यूल के लिए, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के लिए, पेट्रोलियम के लिए, तो वो हमारा रिड्यूस होगा। और क्लाइमेट चेंज जो हमारा गोल है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है, उसको फुलफिल करने में भी हेल्प मिलेगा। साथ ही फार्मर्स इनकम को भी इससे बूस्ट मिल सकता है। जो शुगर केन ग्रो कर रहे हैं, एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम उनके लिए भी मिल सकता है बाय दिस ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। बट इसके साथ भी कुछ इश्यूज हैं। इश्यूज सबसे पहला है द फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट, ठीक है। तो फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट क्या है कि बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि अब जैसे फूड सिक्योरिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इथेनॉल प्रोडक्शन के लिए ऐसा क्या देखा जाता है कि लैंड यूज होता है, यानी जो लैंड पे फूड प्रोडक्शन किया जा रहा था, फूड क्रॉप्स उगाए जा रहे थे, उसकी जगह पे अब नॉन फूड क्रॉप उगाए जाने लगेंगे, जिससे कि इथेनॉल प्रोडक्शन हो। तो इससे फूड सिक्योरिटी को रिस्क हो सकता है। अगर हम ऐसे क्रॉप्स ज़्यादा, नॉन फूड क्रॉप ज़्यादा उगाएंगे, तो उससे फूड सिक्योरिटी को रिस्क हो सकता है। तो एक फूड वर्सेस फ्यूल डिबेट है। साथ ही दूसरा है कि कुछ कंट्रीज है, सऊदी और रशिया, उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। तो अब सऊदी और रशिया इस ग्रुप को उन्होंने ज्वाइन इसलिए नहीं किया क्योंकि दे आर काइंड ऑफ मेजर ऑयल प्रोड्यूसर कंट्री, ठीक है। उनकी पूरी इकोनॉमी जो है कहीं ना कहीं आपके ऑयल और फ्यूल पे ही डिपेंडेंट है, उसी के एक्सपोर्ट पे डिपेंडेंट है। तो उन्होंने भी इस अलायंस को अभी ज्वाइन नहीं किया है। तो ये हमने देखा कि ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है और क्या क्या इश्यूज हैं। तो आज हमने कवर किया 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस। ऐसे ही किसी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।